फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में याद रखना है हमें, दो फॉर्म्स याद रखने हैं बेटा मनी के। पहला फिएट मनी या फेट मनी, पेपर मनी, ठीक है, एंड फिडुशरी मनी, FIDUCIARY, फिडुशरी मनी। और दूसरा हमें याद रखना है फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी एंड मनी, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ मनी कितने हैं? दो, फिएट मनी या फेट मनी, जो भी प्रोनाउंसिएशन रखो। ऐसे तो फेट इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, लिखते हम फिएट है, ठीक है। तो फेट मनी एंड फिडुशरी मनी, दूसरा फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, ठीक है बेटा। यस सर, बोलो। यस सर। चलो, तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट आता है फेट मनी का। देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सर ये एडिशनल है ना? एडिशनल कॉन्सेप्ट है और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी ये एक ऐसा, ये वैसे सिलेबस में है। मैं बता रहा हूँ बेटा उसी बात पे। अगर ये देखोगे तो संदीप गर्ग की किताब में ये पावर बूस्टर में गिवन है, ठीक है। और अगर TR जैन साहब की किताब अगर देखोगे तो ये आपको बुक के अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स में ही दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो देखो तो पावर बूस्टर में जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस का कंटेंट नहीं है, अगर मैं संदीप गर्ग के हिसाब से बात करूं। लेकिन TR जैन साहब ने इसको अपने मेन इंग्रेडिएंट में ही छाप दिया, ठीक है। और CBSE में कहीं ऐसा नहीं बोला गया है कि फेट मनी नहीं है, ठीक है। कहीं ये लिखा हुआ नहीं है बेटा। ये संदीप गर्ग के पब्लिकेशन में फेट मनी जो है वो पावर बूस्टर में, ठीक है। तो इसीलिए मैं करवा रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि CBSE ने कहीं इसको अनाउंस नहीं किया है और TR जैन साहब के बुक के अंदर ये गिवन है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, तो फेट मनी क्या होता यस है? सर। फेट मनी का मतलब होता है इट रेफर्स टू, कॉपी पे लिखते चलेंगे बेटा सभी बच्चे, इट रेफर्स टू दैट मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज इस लेक्चर को मत छोड़िएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। इट रेफर्स टू दैट मनी which is issued by order, which is issued by order। और ऑर्डर किसका? गवर्नमेंट का। नहीं आई बात समझ में? यानी आपके कंट्री के अंदर जो करेंसी, आपके कंट्री के अंदर जो करेंसी जिन्हें हम लीगल टेंडर कहते हैं, लीगल टेंडर, वो करेंसी जो कि हमारे कंट्री के अंदर एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो चलन में है, जो प्रचलन में है, जिसको गवर्नमेंट बोलता है कि हाँ ये करेंसी है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? फेट मनी। जैसे आपके कंट्री के अंदर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 200, 500 रुपए 500 और 2000 रुपए। 2000। क्या ये नोट, ये करेंसी चलते हैं या नहीं चलते हैं? चलते हैं। तो ये जो चलते हैं सर। करेंसी है जो कि इशूड बाय गवर्नमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? फेट मनी कहते हैं। नहीं आई बात समझ पे? फेट मनी इसको हम लीगल टेंडर भी कहते हैं बेटा। लीगल टेंडर का मतलब होता है वो डिनोमिनेशंस, ये लीगल है कंट्री में। हाँ, वो डिनोमिनेशन that are acceptable in the country, ठीक है। वो डिनोमिनेशन यानी कि वो करेंसी, वो डिनोमिनेशन का मतलब करेंसी। हम उन करेंसी की बात कर रहे हैं
जो हमारे कंट्री के अंदर एक्सेप्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल, पुराने 500 रुपए का नोट क्या आज मार्केट में चलेगा? नो सर। पुराने 1000 रुपए का नोट क्या आज मार्केट में चलेगा? नो सर। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये हमारे कंट्री के लीगल टेंडर नहीं है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? नहीं आई बात समझ में? इधर आ जाओ तुम मेरे पास, मेरे समीप आ जाओ, ज्यादा सही रहेगा। तुम दूर मत बैठो बेटा, तुम यही बैठा करो, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि लीगल टेंडर का मतलब क्या होता? लीगल टेंडर का मतलब होता वो करेंसी जो हमारे कंट्री के अंदर चलन में हो, ठीक है? आज एक बात बताओ बेटा, तुम अगर पुराने 1000 रुपए का नोट अगर लेकर मार्केट में चलाने जाओ, क्या चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो हमारे कंट्री का लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर हम किसे कहते हैं? लीगल टेंडर हम उस करेंसी को कहते हैं जो हमारे देश के अंदर अभी चलन में होता है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? तो क्या आप सभी बच्चों को फेट मनी का मतलब क्लियर है बेटा? बोलिए बेटा। तो फेट मनी का मतलब क्या है? फेट मनी का मतलब होता है इट रेफर्स टू वो मनी जो कि इशू बाय कौन करे? गवर्नमेंट करे। नहीं आई मेरी बात समझ में? और ऑर्डर किसके बाद की बात हो रही है? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आरबीआई की बात हो रही है, ठीक है बेटा? तो आरबीआई के ऑर्डर से और गवर्नमेंट के परमिशन से, नोट से सुनिएगा, आरबीआई के ऑर्डर से और गवर्नमेंट के परमिशन के बाद जो करेंसी हमारे देश में एक्सेप्टेबल होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फेट मनी कहते हैं। बोलो, क्या मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हर्षित, हर्षित, यस सर। चलो नेक्स्ट आता है बेटा फिड्यूशरी मनी। FIDUCIARY, फिड्यूशरी मनी। बता दूं इसका मतलब? गुप्ता साहब, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर था? जहां अटकोगे वहां बोलोगे, ये मत देखना कि हर्षित भैया क्या बोल रहा है, कोमल दीदी क्या बोल रही है, उमंग भैया क्या बोल रहा है। तुम अपना देखो कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? दूसरों के हाँ या ना बोलने पे आप हाँ ना मत बोलो। खुद समझ में आए तो हाँ, नहीं तो फिर ना, फिर समझाया जाए, ठीक है? फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी का मतलब क्या होता है? देखो, फिड्यूशरी का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक यानी जो एक्चुअल में मनी नहीं है लेकिन मनी के तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि मनी तो नहीं है लेकिन मनी के तरह ही ट्रीट किया जाता है। जैसे चेक इशू करते हो, क्या चेक मनी है? नहीं, चेक आपका मनी नहीं है, लेकिन ये इक्वल टू मनी जरूर है। नहीं आई बात समझ में? 500 रुपए का नोट या 500 रुपए का चेक, दोनों क्या है? इक्वल वैल्यू कैरी करता है। अगर 500 रुपए का नोट दोगे तो 500 का ही सामान मिलेगा, और अगर 500 रुपए का चेक देते हो तो भी 500 रुपए का ही सामान मिलता है। यस और नो? मनी का मतलब क्या हो गया? कॉइन्स एंड नोट, कॉइन्स एंड नोट। और फिड्यूशरी मनी का मतलब क्या हुआ? वो मनी जो एक्चुअल में मनी नहीं है लेकिन मनी के तरह ट्रीट किया जाता है। आई बात समझ में? ये एक ट्रस्ट होता है बेटा बिटवीन पेई एंड द पेयर। जो इंसान को चेक दिया गया है और जो इंसान चेक देता है, ये इनके बीच का ट्रस्ट होता है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? आप मुझे अगर मान लो मेरी फीस में कैश के जगह चेक देते हो, मैं लूंगा या नहीं लूंगा? बिल्कुल लूंगा। क्यों? क्योंकि माना कि वो मेरे लिए कैश मनी नहीं है, वो मेरे लिए फेट मनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है? एक मनी की तरह ट्रीटेड होता है। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? तो चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, याद रखिएगा मैं ये 3 नाम लिख देता हूं बेटा। चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, ये तीनों क्या है? ये तीनों फिड्यूशरी मनी है, ठीक है बेटा? तो अगर कभी क्वेश्चन आया विच ऑफ देम, या आइडेंटिफाई विच ऑफ देम इज अ फिड्यूशरी मनी, पहला ऑप्शन ए चेक, बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सी प्रॉमिसरी नोट, डी ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या लगाओगे बेटा? ऑल ऑफ दीज। नहीं आई बात समझ में? All of ताली दो। तो याद रखिएगा बेटा, वेरी गुड।
फिडुशियरी मनी क्या है? फिडुशियरी मनी इज नॉट अ रियल मनी बट इट इज ट्रीटेड लाइक अ मनी। ठीक है, आ गई बात समझ में? पक्की बात है। इट इज अ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। ओके रिपोर्ट है बेटा। इट इज ऑलवेज हैविंग एन इक्वल वैल्यू ऑफ मनी, यानी फिडुशियरी मनी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा इक्वल टू मनी होगी। बोलो आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया सर। चलो अब मेरी एक बात समझना, मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं, बताना मुझे कि कौन सा फिडुशियरी मनी हुआ और कौन सा फिएट मनी हुआ या फेट मनी हुआ। मैंने बोला इट इज मेड on the basis of trust। दूसरा, it is made by the order। तो ट्रस्ट के ऊपर कौन सा मनी आ गया? फिडुशियरी मनी आया ना। और बाय ऑर्डर अगर बात किया जाए तो वो कौन सा मनी हुआ? फेट मनी। नहीं आई बात समझ में? FIAT मनी। क्या क्वेश्चन क्लियर है? पक्की बात है, झूठ तो नहीं? यस सर। चल सकते हैं आगे? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, बेसिस ऑफ ट्रस्ट के ऊपर फेट मनी, ऑर्डर के ऊपर सॉरी बेसिस ऑफ ट्रस्ट के ऊपर फिडुशियरी मनी और बाय ऑर्डर के ऊपर फेट मनी। क्या पॉइंट क्लियर है बेटा? चलो यस सर। चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं मेरी जान। और मेरी जान अगला कॉन्सेप्ट क्या है? फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी। मनी। ठीक है, क्रेडिट। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? देखो फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है कि जितने रुपए का करेंसी है उतना ही उसको प्रिंट करने का भी चार्ज या उसको मिंट करने का भी चार्ज। यानी कि मैंने बोला कि समथिंग लाइक फुल बॉडीड मनी में एक सिंपल सा मिंट तो हटाओ, मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। फुल बॉडीड मनी का मतलब हुआ जितने की करेंसी है उतनी उसकी वैल्यू है। जितनी की करेंसी है उसकी उतनी वैल्यू है। 1 रुपए का सिक्का अगर तुम किसी को देते हो तो बदले में उसके बदले कितने रुपए का सामान मिलता है? 1 रुपए का। तो इसी को क्या कहेंगे? फुल बॉडीड मनी कहेंगे। ठीक है, मिंटिंग प्रिंटिंग हटाओ क्योंकि मिंटिंग के ऊपर फिर मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यू ही बतानी पड़ती है, तो वो हटाओ। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है जितने रुपए का करेंसी है उतने रुपए की ही उसकी उतने वैल्यू का होगा। यानी अगर सपोज करो 10 रुपए का अगर तुम नोट देते हो तो बदले में कितने रुपए का सामान ले सकते हो? 10 रुपए का। नहीं आई बात समझ में? 10 रुपए का। पक्की बात है। तो याद आ रखना गई सर। मेरे लगते जिगर कि फुल बॉडीड का मतलब होता है जहां पे कॉइन और कमोडिटी की वैल्यू इक्वल हो जाए। जहां कॉइन और कमोडिटी की वैल्यू इक्वल हो जाए। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी 10 रुपए का एक लेस लिया था बेटा, बड़ा मन कर रहा था खाने का। ठीक है, तो मैंने दुकानदार को कितने रुपए दिया? 10 रुपए। उसके बदले उसने मुझे 10 रुपए वाला लेस 10 दिया रुपए। या 5 रुपए वाला लेस दिया? 10 रुपए वाला। यानी यस सर। जितने रुपए मैंने दिए 10 रुपए वाला। इक्वल टू कमोडिटी मुझे मिला। यस और नो हर्षित? क्लियर है बेटा? यस सर। तो याद रखिएगा फुल बॉडीड मनी का मतलब जितने यस रुपए सर। देते हो उतनी की ही वैल्यू का कमोडिटी आपको जितने मिलता रुपए है। की करेंसी है उतनी समझ में? वैल्यू है पक्की बात है? मिलेगी। बोलो। यस सर। चलो अगला लिखोगे बेटा यस क्रेडिट। सर। अगला क्या लिखोगे बेटा? क्रेडिट मनी। टेंशन मत लो, समझ। क्रेडिट मनी। ठीक है, क्रेडिट मनी। इसमें लिखो क्रेडिट मनी रेफर्स टू मनी क्रेडिट मनी का मतलब लिखो रेफर्स टू दैट मनी of which money value is more than commodity value। ठीक है, अब समझाओ इसको। बोलो समझाओ। चलो पहला मैंने क्या लिखा बेटा? क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी
Credit of money. which money value is more than commodity value. एग्जाम्पल फिर से आते हैं 1 रुपए के ऊपर, आ जाए। चलो, 1 रुपए को छापने में यानी मिंट करने में कॉस्ट लगता है बेटा 1 रुपए 16 पैसे। 1 रुपए 1 रुपए 16 पैसे, ठीक है। और Yes, sir. मार्केट में जब 1 रुपए देते हो तो कितने रुपए का कमोडिटी मिलता है बेटा? 1 रुपए 16 पैसे का या 1 रुपए का? 1 रुपए का। यानी कि मनी 1 को रुपए का। बनाने की वैल्यू ज्यादा हो गई, किसके कंपैरिजन में? कमोडिटी की कंपैरिजन। नहीं आई बात समझ में? Commodity. सिक्के को छापने में या सिक्के को मिंट करने में कॉस्ट कितना लगा? 1 रुपए 16 पैसे लगा। 1 रुपए 16 पैसे लगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें सामान कितने का मिला? सिर्फ 1 रुपए का। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? Yes, sir. मनी को बनाने की कीमत कमोडिटी के वैल्यू से ज्यादा हो जाए, या जब मनी की वैल्यू कमोडिटी के वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या ज्यादा कहेंगे? उसको कहेंगे क्रेडिट। Credit money. नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। पक्की बात है? Yes, sir. ओके रिपोर्ट है बेटा? Yes, sir. बोलो। अब एक इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन को देखना और बताना कि फुल बॉडी मनी कौन सा होगा और क्रेडिट मनी क्या होगा। मनी वैल्यू इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू, और दूसरा मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन Equals to greater than commodity value. कमोडिटी वैल्यू। अगर ये चीज हुआ तो ये वाला केस एप्लीकेबल हो गया, Credit money. है कि नहीं? 1 रुपए 16 पैसे इक्वल्स इज ग्रेटर देन 1 रुपी, तो ये कौन सा मनी हुआ? क्या बात है? Credit money. क्रेडिट मनी। और ये कौन सा हुआ फिर? फिडुशियरी Money. सॉरी, Full फुल bodied money. मनी। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। कोमल साहब क्लियर है? कोमल क्लियर है? गुड़िया बोलो बेटा। हर्षित क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. Clear. चलो, अब एक बात बताना, मुझे ये जानना है कि मनी सप्लाई कितना हुआ। राम ने 5 लाख रुपए कैश इन हैंड रखा। राम ने 3 लाख रुपए कैश इन बैंक रखा, और बैंक किस बैंक में रखा? SBI. ठीक है। Yes. एसबीआई ने 2 लाख रुपए पीएनबी को दिया। सर ये 5 लाख में से 3 लाख रुपए रखा है। नहीं 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 नहीं, 5 लाख रुपए हाथ में रखा है, 3 लाख रुपए बैंक में रखा है। ओके सर। ये 5 अलग, ये 3 अलग है बेटा, ठीक है। ओके सर। एसबीआई ने 2 लाख रुपए पीएनबी को दिया, ठीक है। यस सर। और राम ने आउट ऑफ 5 लाख 3 लाख रुपए उसने सोहन को लोन दिया। नहीं आई बात समझ में? मैं पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं। आ गई सर। 5 लाख रुपए उसके पास कैश था, राम ने 3 लाख रुपए बैंक में रखा। जिस बैंक में उसने रखा था वो बैंक ने दूसरे बैंक को पैसा लोन दिया, और राम ने जो 5 लाख रुपए उसके पास जमा था उसमें से 3 लाख रुपए निकाल के उसने सोहन को दिया। बताओ मुझे कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर मनी सप्लाई कितना हुआ।
2 लाख रुपए। तो कोमल का आंसर कितना आया? 5 लाख। तुम बताओ बेटा, हर्षित तुम्हारे हिसाब से कितना है? यस सर। सर राम और सोहन दोनों का मिला के 5 लाख हो। उमंग 5 लाख। गुप्ता जी सब गलत, सब गलत। क्यों गलत? मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी? सर 2 टोटल लाख हो सकता है। ऑफ मनी हेल्ड बाय जनरल पब्लिक। क्या सोहन तुमको कोई गवर्नमेंट दिख रहा है? द आंसर इज 8 लाख। 2 5 लाख। लाख रुपए सोहन के पास था, 8। सॉरी 5 लाख रुपए राम के पास था, उसी 5 लाख में सोहन को दिया। यानी कि मनी सप्लाई के केस में जनरल पब्लिक लिया जाता है बेटा, तो इसमें राम और सोहन दोनों ही जनरल पब्लिक है। यस और नो? ठीक है, अब इसको पूरा अच्छा है समझो। यस सर। राम के पास कितना था? 5 लाख रुपए कैश 5। प्लस 3 लाख रुपए बैंक में। आया ना? जो जनरल पब्लिक का पैसा यस बैंक सर। में होता है, क्या वो मनी सप्लाई का पार्ट है या नहीं? तो ये मनी सप्लाई का नहीं सर। पार्ट हो गया, कोई दिक्कत? अब इस 5 लाख में राम ने क्या किया? 2 लाख रुपए अपने पास रखा और 3 लाख रुपए सोहन को दिया। यस और नो बेटा? यस सर। तो कहीं ना कहीं कैश जो घूम रहा है मार्केट में वो टोटल तो 5 लाख ही है ना बेटा? आया ना? यस सर। तो जनरल पब्लिक के हाथ का पैसा यानी कि कैश इन हैंड प्लस जनरल पब्लिक का जो पैसा बैंक में है 3 लाख इक्वल्स टू 8 लाख। तो यानी कि मनी सप्लाई कितना हुआ मेरे लाल? 8 लाख रुपए। तो यानी कि सारे के सारे क्या हो गए? 8 लाख रुपए। हिचकियां हो गए। छी 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 छी। नहीं आई बात समझ में? बोलो बेटा, आ गई सर। क्लियर है यहां तक? यस सर क्लियर है। बोलिए गुप्ता जी। ओके रिपोर्ट है कोमल? चलो, कभी कभी लगता है कि ये कॉन्सेप्ट तो हमें आता है और वहीं पे एक हल्का सा क्वेश्चन स्विच जब होता है तो क्वेश्चन घुमा के रख देता है। ठीक है बेटा, बोलो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो मनी सप्लाई में कितने मेजर्स हैं? 4, M1, M2, M3 और M4। किसी भी किताब में जाके अब अगर पढ़ोगे तो M1 सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, M2, M3, M4 इज नॉट अ पार्ट। किसी भी किताब को खोल के देख लो, उसमें M2, M3, M4 नहीं है। ये स्ट्रिक्टली बोला गया है, सीबीएसई की गाइडलाइंस पे जाके चेक कर सकते हो। 2-3 साल पहले ही हो गया था ये कि सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस M1 को कैरी करे। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्की बात है? बोलो बेटा, क्लियर है? चलो, तो मेजर्स यस ऑफ सर। सप्लाई। मनी सप्लाई कैसे नापते हो? मनी सप्लाई कैसे नापते हो? तो मनी सप्लाई के ऊपर आपके M1 के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3। सबसे पहला होता है 3 प्लस डीडी करेंसी एंड कॉइन्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट प्लस कमर्शियल फंड। बता रहा हूँ, हर एक चीज बता रहा हूँ। सीसी का मतलब कॉइन्स करेंसी एंड कॉइन्स। एंड करेंसी नोट।
हेल्ड बाय जनरल पब्लिक। हाँ या ना बेटा? यस सर। चलो दूसरा, डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। और किसके साथ? कमर्शियल बैंक। बैंक के साथ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्की बात है। तो सीसी में क्या आया? कॉइन और करेंसी नोट। जो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का सिक्का आप लेके चल रहे हैं, वो क्या है? कॉइन्स है। प्लस जो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए जो लेकर चल रहे हैं, वो क्या है? करेंसी नोट है। तो करेंसी कॉइन प्लस करेंसी नोट एंड कॉइन्स। ठीक है, किसके पास? जनरल पब्लिक के पास। ठीक है, क्या हुआ ये? सीसी। तो सीसी में क्या आता है? कॉइन्स एंड करेंसी नोट हेल्ड बाय जनरल पब्लिक। कोई दिक्कत? पब्लिक। ओके रिपोर्ट। डीडी का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जो जनरल पब्लिक का पैसा बैंक में जमा होता है, जो जनरल पब्लिक का पैसा बैंक में जमा होता है, उसको क्या कहते हैं? बैंक में उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में कौन आया? वो पैसा जो कमर्शियल बैंक में जनरल पब्लिक का जमा है। नहीं आई मेरी बात समझ? क्लियर है? बोलो, चले आगे। चलो नेक्स्ट आता है आपका ओडी। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, ओडी का मतलब क्या होता है? अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब जरा सा इसके अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो फटाफट कॉपी खोलो और लिखना शुरू करो। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब एक चीज समझते चलो, ओडी इंक्लूड्स, ओडी इंक्लूड्स, सबसे पहला पॉइंट, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, ऑफ यस सर। ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाबार्ड वगैरह का नाम सुने हो? तो नाबार्ड वगैरह का जो पैसा है आरबीआई के पास, उसे आप डिमांड डिपॉजिट कहेंगे। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? नाबार्ड का जो पैसा होगा कहाँ पे? आरबीआई के अंदर, उसे आप क्या ओडी के अंदर इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? फिर से सुनो, नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन है बेटा। सर ये फुल फॉर्म होती है इसकी कोई? नहीं नहीं, नाबार्ड का फुल फॉर्म अलग है बेटा। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ओके सर। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र जो है ना, उनको क्रेडिट प्रोविजन के लिए इसको बनाया गया हुआ। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, और इस संस्था का पैसा कहाँ जमा होता है? आरबीआई के पास। ठीक है बेटा, तो आरबीआई में कौन कौन सा पैसा लिया जाएगा मैं ये बता रहा। तो जो पैसा नाबार्ड का जमा होगा आरबीआई में, उसे हम अदर डिपॉजिट में लेंगे। नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? आई बात समझ में? जबरदस्ती हाँ कर लो या अभी सर आ रहा समझ में? तो जो नाबार्ड का पैसा आरबीआई में जमा होगा, उसे क्या अदर डिपॉजिट में मानोगे या नहीं मानोगे? सर मानेंगे। सेकंड पॉइंट लिखो। हर्षित क्लियर है बेटा? मानेंगे। यस सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स।
एंड फॉरेन गवर्नमेंट। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। आरबीआई। ऐसे ही विदेशों का भी अपना सेंट्रल बैंक होगा, आया ना? वो विदेशों का Yes, सेंट्रल बैंक का भी पैसा कुछ ना कुछ आरबीआई के पास होगा। विदेशी सरकार जो होते हैं, जो अब्रॉड के गवर्नमेंट्स होते हैं, वो भी अपना पैसा आरबीआई के पास छोड़ के जाते हैं। तो आरबीआई के पास जो पैसा किसका, फॉरेन के सेंट्रल बैंक का जमा है, उसको भी अदर डिपॉजिट में लोगे, और जो फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास जमा है, उसको भी अदर डिपॉजिट में लोगे। यानी अब तक में अदर डिपॉजिट के अंदर आ गए 3 तरह के अमाउंट। पहला अमाउंट जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जैसे नबार्ड हो गया, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा जो आरबीआई के पास जमा है, उसको अदर डिपॉजिट का पार्ट मानोगे। नहीं आई बात समझ में? जो आरबीआई के पास के सेंट्रल बैंक का पैसा है, उसको अदर डिपॉजिट में मानोगे। नहीं आई मेरी बात समझ में? जो फॉरेन गवर्नमेंट के पैसे हैं कहाँ पे, आरबीआई के पास, उसको अदर डिपॉजिट का पार्ट कहोगे। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? चलो आगे सर। तीसरा पॉइंट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का नाम सुने हो? है? यस सर। तो वर्ल्ड बैंक ने जो पैसा आरबीआई को दे रखा है, वो पैसा भी अदर डिपॉजिट का पार्ट। नहीं आई बात समझ? ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स इंस्टीट्यूशन है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो अगर इन लोगों ने, वर्ल्ड बैंक ने अगर आरबीआई को कोई पैसा दिया है, तो वो पैसा भी अदर डिपॉजिट में इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि अब आ गए टोटल अदर डिपॉजिट में 4 नाम। सबसे पहले हमने कौन कौन सा नाम लिया बेटा? जो हमारे यहाँ के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अगर कोई पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं, तो वो अदर डिपॉजिट का पार्ट है। अगर कोई फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट आरबीआई के पास जमा करता है पैसा, तो वो अदर डिपॉजिट का पार्ट है। अगर कोई बाहर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आरबीआई के पास कोई पैसा जमा करता है, तो वो अदर डिपॉजिट का पार्ट है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? बोलो हर्षित। आगे सर। पक्की बात है? यस सर। चलो अब यहाँ नोट करके लिख लेना, कि अगर इंडियन गवर्नमेंट का पैसा या इंडियन कमर्शियल बैंक का पैसा अगर आरबीआई के पास जमा है, तो वो ओडी का पार्ट नहीं, यानी अदर डिपॉजिट का पार्ट नहीं। यानी अदर डिपॉजिट में अब फिर से एक बार लेके चलो, सबसे पहले किसका पैसा हमने लिया? हमारे यहाँ के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नबार्ड का पैसा, ठीक है। अगर ये पैसे अगर किसके पास जमा है? आरबीआई के पास, तो क्या वो अदर डिपॉजिट का पार्ट है? नहीं आई बात समझ में? फॉरेन के सेंट्रल बैंक का पैसा अगर हमारे कंट्री के आरबीआई के पास जमा है, तो क्या वो अदर डिपॉजिट का पार्ट है? हाँ है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा अगर हमारे आरबीआई के पास जमा है, तो क्या वो हमारे यहाँ का ओडी कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा अगर हमारे यहाँ के आरबीआई में जमा है, तो क्या वो ओडी कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। नहीं आई बात समझ में? और अगर हमारे गवर्नमेंट का पैसा या कमर्शियल बैंक का पैसा अगर आरबीआई के पास जमा है, तो क्या वो ओडी का पार्ट कहलाएगा? नहीं जी, अब ये नहीं कहलाएगा। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? ओके रिपोर्ट है। हर्षित क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर क्लियर है। पक्की बात है?
यस सर। ओके, बोलो बोलो, चलो नेक्स्ट टॉपिक, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट वर्सेस नेट डिमांड डिपॉजिट। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट वर्सेस नेट डिमांड डिपॉजिट। बता दूं, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट के अंदर जो डिपॉजिट जनरल पब्लिक के हैं वो भी होता है, और जो डिपॉजिट इंटर बैंकिंग होता है, इंटर बैंकिंग याद है, बैंक टू बैंक, यस सर। उसको भी इंक्लूड करते हैं। नहीं है? क्लियर है बेटा? बोलिए। यस सर। पक्की बात है? चलो, तो अब Yes. एक बात बताओ कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है वो डिपॉजिट जो दो डिपॉजिट से बन के मिलता हो। कौन कौन सा? एक जो जनरल पब्लिक का डिपॉजिट बैंक में है वो, प्लस जो एक बैंक दूसरे बैंक को दे रहा है वो। ठीक है। नेट डिमांड डिपॉजिट जो होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना आपको एक छोटी बात कि इंटर बैंकिंग को हम रिकॉर्ड नहीं करते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है वो डिमांड डिपॉजिट जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? समझो, मैंने बोला क्या क्या बोला, समझना मेरी बात को। मैंने बोला 2 लाख रुपए मेरे पास थे, मैंने क्या किया, इसको बैंक में डाल दिया, कोई दिक्कत? पक्की बात है? ये कौन सा पैसा है? Yes. ये पैसा है जनरल पब्लिक का पैसा। ठीक है, मैंने किसने डाला? एसबीआई ने डाला। एसबीआई ने क्या किया, इस 2 लाख में से 50,000 रुपए निकाला और उसने पीएनबी को ट्रांसफर कर दिया एज अ लोन। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में आएगा 2.5 लाख रुपए अमाउंट। कितना आएगा बेटा? 2.5 लाख रुपए अमाउंट। उसमें कौन कौन सा डिपॉजिट रखा? वो डिपॉजिट जो जनरल पब्लिक ने बैंक में डाला, प्लस वो डिपॉजिट जो एक बैंक ने दूसरे बैंक को दिया। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है बाबू? पक्की बात है? चलो, तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट कौन सा डिपॉजिट हुआ? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट का मतलब हुआ वो डिपॉजिट जिसके अंदर जनरल पब्लिक का पैसा भी आया और इंटर बैंकिंग भी आया। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? अब मुझे जानना है नेट डिमांड डिपॉजिट। तो नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब कौन सा डिपॉजिट होता है? नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है सिर्फ वो डिपॉजिट जो जनरल पब्लिक का पैसा जमा है। नहीं आई बात समझ में? जनरल पब्लिक का कितना पैसा जमा है? 2 लाख, तो वो 2 लाख रुपए है। अब नेट डिमांड डिपॉजिट को निकालने का फॉर्मूला क्या ये हो सकता है कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंकिंग। देखो तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट कितना निकाले थे मेरे लाल? 2.5 लाख रुपए। और इंटर बैंकिंग में कितना दिए थे तुम? 2.5 लाख रुपए। 50,000 रुपए। 2 लाख 50,000। तो बेटा नेट डिमांड डिपॉजिट कितना बना? ये फिर से 2 वही लाख रुपए। जो जनरल पब्लिक ने डाल रखा था। बोलो बेटा, क्लियर है? नहीं आ रहा ना समझ में? यस सर। एक बार फिर से समझाओ। चलो एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो, एक बच्चे को एक डाउट आ गया, थोड़ा सा फिर से समझाने दो मुझे। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट जीडीडी कैसे बनता है बेटा? तो डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक प्लस इंटर बैंकिंग। गुप्ता जी, जनरल डिपॉजिट या जनरल पब्लिक का डिपॉजिट समझ में आता है? जो मैं और तुम जाके बैंक में जमा करते हैं। नहीं आई बात समझ में? तो हमने बैंक में कितना जमा किया? हमने सपोज करो बैंक में जमा किया 5 लाख। कोई दिक्कत यहाँ आता? इंटर बैंकिंग का मतलब क्या होता है मेरी जान? बैंक टू बैंक, यानी कि बैंक के पास अपना तो ठन्नी नहीं होता है, वो हमारे पैसे से ही आगे पैसा बनाता है ना। तो बैंक ने क्या किया, जो हमने 5 लाख रुपए जमा किया था ना, उसी में से 1 लाख रुपए निकाला और दूसरे बैंक को दे दिया। तो टोटल कितना पैसा हो गया? ये 5 लाख प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 6 लाख। अब ये 6 लाख क्या निकाल लिया मेरे बाबू? बोलो ना, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। नहीं आई बात समझ में?
यानी ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट आ गया बाबू, डिमांड डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक और इंटर बैंकिंग दोनों आ गया, आया ना। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नेट डिमांड डिपॉजिट की। तो नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है वो पैसा जो सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक का हो। जनरल पब्लिक ने कितना पैसा दिया है? 5 लाख ना, तो यही 5 लाख क्या है? 5 लाख रुपए 5 लाख हम लोग का नेट डिमांड डिपॉजिट है। अब इसको नेट डिमांड डिपॉजिट। फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट निकाले थे तुम, है तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंकिंग। अब ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट देखो तो कितना निकाल के रखा मैंने? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट 6 लाख। 6 लाख कैसे आया था पता है बाबू? कैसे आया था? जनरल पब्लिक का पैसा प्लस जो बैंक टू बैंक गया पैसा, आया ना? नहीं आया समझ में? इंटर बैंकिंग। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट 6 लाख कैसे बना समझ में आया? अब इसमें से क्या किया, जो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ था ना बेटा, उस पैसे को हमने हटा दिया। नहीं आई बात समझ? तो कितना आ जाएगा? नहीं आई बात समझ? 5 लाख। 5 लाख वही पैसा था ना जो जनरल पब्लिक का देखो जमा था। नहीं आई बात समझ? क्लियर है बेटा? बोलिए। यस सर। बोलिए। यस सर क्लियर है। चलो तो एक चीज यहाँ नोट करके और याद रखना कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन एज डिमांड डिपॉजिट। नहीं आई बात समझ में? बोलो। डिमांड डिपॉजिट का मतलब वही था ना, चेकेबल डिपॉजिट, जो पैसा जनरल पब्लिक का होता है। नहीं आ समझ? सब ऊपर से आ गया है? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहा है? आ गया? हर्षित क्लियर है बाबू? यस सर क्लियर है। चलो अब यहाँ तक क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास में मनी आपका होगा कंप्लीट। अभी मनी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो अभी भी मनी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में जाके मनी आपका कंप्लीट होगा। अब मनी के अंदर वो नहीं है हाई पावर्ड मनी, वाई पावर्ड मनी है, वो पुराने वीडियोस में आप लोग को मैंने दे रखा है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बेटे। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास हमारी सेम टाइम बैंकिंग।